हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के 2070 का क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अक्टूबर में हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम लोग को अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स और प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करना है ताकि हम अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें और एग्ज़ाम हॉल में हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। आप लोग भी अभी साथ ही साथ अटेम्प्ट करिएगा और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने आज के इस क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने में कितने राइट अटेम्प्ट किए हैं, कितने सही क्वेश्चंस किए हैं। आपको वो लिखना है कमेंट सेक्शन में और आंसर आप लोग लाइव चैट में करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु सेड कौटिल्यास अर्थशास्त्र exemplified radical Machiavellism compared to it Machiavelli's prince is harmless। आपके ऑप्शंस हैं बेबर, मॉर्गेनथाउ, वॉल्स और किसिंजर। इंग्लिश के जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, अगर उन्होंने क्वेश्चंस को देख लिया है तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग बताएं। फिर हम लोग हिंदी में क्वेश्चन को देखेंगे। तो हिंदी में अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है, इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है? बेबर, मॉर्गेनथाउ, वॉल्स या फिर किसिंजर। राइट आंसर क्या है आप लोग जल्दी से बताएंगे, क्या होगा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर 1 बेबर इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बेबर ने ये कहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है और इसकी तुलना में मैकियावेली के प्रिंस को वो अहानिकारक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस इज। ऑप्शंस हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बर्डन्स एंड बेनिफिट्स, पनिशमेंट एंड रेट्रीब्यूशन, वन मैन वन वर्क वन क्लास वन ड्यूटी। तो राइट आंसर क्या है इसके लिए? हिंदी में प्रश्न को देखते हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय है वस्तु एवं सेवा का वितरण, भार और प्रसुविधा, दंड और प्रतिशोध, एक व्यक्ति एक कार्य एक वर्ग एक कर्तव्य। तो प्लेटो ने न्याय किसे माना है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। जल्दी से इसके लिए आप लोग राइट आंसर लिखिए। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर 4, एक व्यक्ति एक कार्य एक वर्ग एक कर्तव्य। प्लेटो ने मानव आत्मा को 3 भागों में बांटा और उसी के अकॉर्डिंग उसने व्यक्ति के कार्यों को निर्धारित किया है। उसके अनुसार एक व्यक्ति एक कार्य करेगा और एक वर्ग का एक ही कर्तव्य होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है, वन मैन वन वर्क वन क्लास एंड वन ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 3 है, given below are 2 statements, one labeled as assertion and the other as reason. Select the correct answer from the quote given below. Assertion क्या दिया गया है? Oxford says Hobbes is the greatest political thinker produced by the English speaking people. Reason दिया गया है, no other thinker can match his philosophical foundation and clarity of thought. आपके कोड दिए गए हैं, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option 2 दिया गया है, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option 3 है, A is true but R is false. Option 4, A is false but R is true. तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है जल्दी से बताएंगे आप लोग। राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? तो हिंदी में सबसे पहले हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको राइट आंसर इसका बताएंगे। अभिकथन आपके सामने हिंदी में दिया गया है। ऑक्सफोर्ड का कहना है कि हॉब्स अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में पैदा होने वाला सबसे महान राजनीतिक चिंतक है और तर्क दिया गया है, कोई अन्य चिंतक उसके दार्शनिक आधार तथा विचार की स्पष्टता की बराबरी नहीं कर सकता है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1,
ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो हॉब्स के बारे में किसने कहा है कि हॉब्स अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में पैदा होने वाले सबसे महान राजनीतिक चिंतक है, तो ये ऑक्सफोर्ड ने कहा है। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि हॉब्स के बारे में यह कथन किसने कहा है कि अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में पैदा होने वाला सबसे महान राजनीतिक चिंतक है, तो ये कहा है ऑक्सफोर्ड ने। तो आपको ये याद रखना है कि किसने कहा है, ऑक्सफोर्ड ने कहा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, दोनों सत्य हैं और सही एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। हीगल्स डायलेक्टिकल मेथड वाज, ऑप्शन 1 है टू बिल्ड अ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, ऑप्शन 2 है टू एक्सेप्ट द एनलाइटनमेंट फिलोसॉफिकल मेथड, और ऑप्शन 3 दिया गया है to assert that the methods of natural sciences and those of social sciences were identical. ऑप्शन 4 है to solve the problem of contradiction। तो जल्दी से आप लोग अपने आंसर को गैस करिए और लिखिए। तो अभी हम चलते हैं हिंदी में, देखते हैं प्रश्न को। हीगल की द्वंद्वात्मक विधि थी राजनीति के विज्ञान का निर्माण करना, ज्ञान की दार्शनिक विधि को स्वीकार करना, इस बात पर बल देना कि प्राकृतिक विज्ञान की विधियां तथा सामाजिक विज्ञान की विधियां एक समान है, या फिर प्रतिवाद की समस्या सुलझाना। तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा, जल्दी से आप लोग गेस करेंगे और राइट आंसर अपने लाइव चैट पे लिख देंगे। तो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 प्रतिवाद की समस्या को सुलझाना। ऑप्शन नंबर 4 टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, हु डिस्टिंग्विश्ड द यंग मार्क्स फ्रॉम द ओल्ड मार्क्स, अल्थुजर, लेनिन, मिलीबैंड या फिर लग्जमबर्ग। तो किसने यंग मार्क्स को ओल्ड मार्क्स से डिस्टिंग्विश यानी अंतर किया है? किसने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर बताया है? अल्थुजर ने, लेनिन ने, मिलीबैंड ने या फिर रोजा लक्समबर्ग ने। तो किसने बताया है? राइट आंसर इसके लिए आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर 1, अल्थुजर ने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स यानी यंग मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर बताया है। किसने? अल्थुजर ने यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स के बीच में डिस्टिंग्विश किया है आपके अल्थुजर ने। तो आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ग्रामसी कैरेक्टराइज्ड फासिज्म एज हेजेमोनिक रेवोल्यूशन, पैसिव रेवोल्यूशन, बुर्जुआजीज रेवोल्यूशन या फिर पेटिट बुर्जुआजीज रेवोल्यूशन। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर क्या होगा? A, B, C, D में से जल्दी से आप लोग बताइए सही आंसर क्या है। हिंदी में देखते हैं प्रश्न को। ग्रामसी ने फासीवाद की विशेषता बताई है। प्राधान्य क्रांति, निष्क्रिय क्रांति, बुर्जुआ क्रांति या फिर लघु बुर्जुआ क्रांति। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? ऑप्शन नंबर 2, निष्क्रिय क्रांति यानी पैसिव रेवोल्यूशन को उन्होंने फासिज्म की विशेषता बताई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 है असर्शन और रीजन। असर्शन आपके सामने दिया गया है, गांधी वॉज क्रिटिकल ऑफ द मटेरियल सिविलाइजेशन एंड पर्टिकुलरली डिटेस्टेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। रीजन दिया गया है, ही बिलीव्ड दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज डिस्ट्रॉइंग डीपर वैल्यूज। कोड दिए गए हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन 2 दिया गया है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन 3 है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन 4 है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। अभी कथन दिया गया है, गांधी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे और विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे। तर्क दिया गया है, उनका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट कर रही है। तो ऑप्शन देखिए आप लोग कूट में और राइट आंसर इसके लिए आप लोग बताएंगे क्या होगा।
आई होप आप लोगों ने अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ये दोनों ही कथन सही हैं और दोनों और असर्शन का रीजन स्पष्टीकरण भी सही है, यानी अभिकथन का जो तर्क दिया गया है वो भी इसका सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रॉय लेनिन डिबेट सेंटर्ड अराउंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू या फिर कॉलोनियल क्वेश्चन। तो जो रॉय लेनिन का डिबेट है वो किसके अराउंड घूमता है? हिंदी में प्रश्न देख लीजिए। रॉय लेनिन बहस किसके इर्द गिर्द केंद्रित थी? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के, इतिहास के मार्क्सवादी सिद्धांत के, अधिशेष मूल्य के सिद्धांत के या फिर औपनिवेशिक प्रश्न के? तो राइट आंसर इसमें से बताइए क्या होगा ABCD में से? तो राइट आंसर इसके लिए औपनिवेशिक प्रश्न कॉलोनियल क्वेश्चन के इर्द गिर्द रॉय लेनिन बहस चलती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉलोनियल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी इज। तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या है? ऑप्शन 1 दिया गया है, अ थ्योरी दैट चैंपियंस एक्सक्लूसिवली ह्यूमन राइट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 है, अ थ्योरी दैट पुट्स फॉरवर्ड एनवायरनमेंट एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंडा। ऑप्शन 3 है, अ थ्योरी दैट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन रिफाइनिंग द फैमिलियर फ्रेमवर्क ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। ऑप्शन 4 है, अ थ्योरी दैट वांट्स टू अशर इन सोशलिज्म बाय डेमोक्रेटिक मीन्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे? हिंदी में प्रश्न को देख लीजिए। विमर्शीय लोकतंत्र है एक सिद्धांत जो विशेष रूप से मानवाधिकारों का हिमायती है, एक सिद्धांत जो पर्यावरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करता है। ऑप्शन 3 है, एक सिद्धांत जो उदारवादी लोकतंत्र के सदृश ढांचे को परिमार्जित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। और ऑप्शन 4 है, एक सिद्धांत जो लोकतांत्रिक साधनों की सहायता से समाजवाद लाना चाहता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? विमर्शीय लोकतंत्र के बारे में क्या सही है यहाँ पर? तो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। सारे आंसर आपको ऑफिशियल आंसर की क्या कोटिंग बताए जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक सिद्धांत जो उदारवादी लोकतंत्र के सदृश ढांचे को परिमार्जित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। विमर्शीय लोकतंत्र क्या है? एक सिद्धांत जो उदारवादी लोकतंत्र के सदृश ढांचे को परिमार्जित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट है। A theory that concentrates on refining the familiar framework of liberal democracy. Question number 10. Why was behavioralism short-lived? Option 1 है, inability to evolve consensus. Option 2 है, too much dogmatism. Option 3 है, it was a localized event. और Option 4 है, colored by Cold War prejudices. ऑप्शन देख लिए हैं आपने, हिंदी में भी देख लीजिए। व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था? क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था। ऑप्शन 2 है, इसमें अत्यधिक सैद्धांतिक हट धर्मिता थी। ऑप्शन 3 है, यह किसी स्थान विशेष तक सीमित था। और ऑप्शन 4 है, यह शीत युद्ध के पूर्वाग्रह से ग्रसित था। तो राइट आंसर क्या है? व्यवहारवाद क्यों अल्पकालिक था, क्या कारण था? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था इसलिए वो अल्पकालिक था, यानी कि इन एबिलिटी टू इवॉल्व कंसेंसस, यानी कि सर्वसहमति नहीं थी, विद्वानों के बीच सर्वसहमति नहीं थी, जिसके कारण बिहेवियरलिज्म शॉर्ट लिव्ड था। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है, जिसका आंसर आप लोगों को करना है। क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का। असर्शन आपके सामने दिया गया है, अकॉर्डिंग टू वेबर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कुड बी comprehended within the larger framework of culture which he did by demolishing Marx's theory of economic determinism. रीजन दिया गया है,
एज विदाउट दिस रिजेक्शन हिज थियोरी वॉज टोटली अनटेनेबल। तो क्या होगा, कोड आपके सामने दिए गए हैं, आंसर आप लोग बताएंगे इसके लिए करेक्ट क्या है। तो आई होप जितने भी इंग्लिश मीडियम के साथी हैं उन्होंने आंसर को लाइव चैट में लिख दिया होगा। तो अब हम लोग हिंदी में देखते हैं प्रश्न को। अभिकथन दिया गया है, वेबर के अनुसार तुलनात्मक राजनीति को संस्कृति के बृहत्तर ढांचे में समझा जा सकता है और उन्होंने यह कार्य मार्क्स के आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत की धज्जियां उड़ाकर किया। तर्क दिया गया है क्योंकि इस अस्वीकृति के बिना उनका सिद्धांत पूर्णतः अतर्कसंगत था। तो कूट आपके सामने है, आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी असर्शन एंड रीजन का ही है। तो राइट आंसर बताइए आप लोग इसके लिए। असर्शन दिया गया है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कैन हेल्प इन मैपिंग द लैंडस्केप ऑफ पॉलिटिक्स। रीजन दिया गया है, द गोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इज टू reconcile the competing values of individual freedom and collective equality। और कोड आपके सामने है, तो आंसर आप लोग करेंगे क्या होगा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। हिंदी में देख लेते हैं प्रश्नों को क्या होगा। अभिकथन आपके सामने दिया गया है, संस्थागत उपागम से राजनीति के परिदृश्य का खाका तैयार करने में मदद मिल सकती है। तर्क दिया गया है क्योंकि उस कार्यकलाप का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामूहिक समानता के प्रतिस्पर्धी मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करना है। और कूट आपके सामने दिए गए हैं, तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे इसके लिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सत्य हैं और सही स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, विच सेंचुरी अकॉर्डिंग टू ईस्टर्न इज द एज ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताइए कि अकॉर्डिंग टू ईस्टर्न द एज ऑफ साइंटिफिक मेथड क्या है, कौन सा सेंचुरी को वो एज ऑफ साइंटिफिक मेथड कह रहे हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है, तो जल्दी से आंसर इसके लिए क्या होगा सही बताइए। अभी हम लोग हिंदी में प्रश्न को देख लेते हैं। ईस्टर्न के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है, 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी या फिर 20वीं सदी। तो ईस्टर्न के अनुसार कौन सा युग वैज्ञानिक विधि का युग है, जल्दी से बताइए इसके लिए करेक्ट आंसर। तो आई होप आप लोगों ने अपने आंसर को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो इसके लिए आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 19वीं सदी को ईस्टर्न ने वैज्ञानिक विधि का युग कहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बेस्ड ऑन कैटेगरीज ऑफ। ऑप्शन 1 है हु रूल्स एंड हु बेनिफिट्स फ्रॉम द रूल। ऑप्शन 2 है बेस एंड मीन्स ऑफ परपेचुएटिंग इन पावर। ऑप्शन 3 है एक्सेप्टिंग द बेसिक फॉर्मुलेशंस ऑफ प्लेटोज रिपब्लिक। ऑप्शन 4 है टू इंश्योर रूल ऑफ द मेजॉरिटी। तो राइट आंसर क्या है, एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस पर बेस है। हिंदी में प्रश्न को देखते हैं। अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण इस पर आधारित था कि कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है। ऑप्शन 2 है कौन सत्ता में अनवरत बने रहने के उपाय। ऑप्शन 3 है प्लेटो के द रिपब्लिक के मूल प्रतिपादन को स्वीकार करना। और ऑप्शन 4 है बहुसंख्यक का शासन सुनिश्चित करना। राइट आंसर क्या है इसके लिए जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है।
संविधानों का वर्गीकरण जो अरस्तु ने किया था वो इस पर आधारित था कि कौन शासन कर रहा है, कितने लोग शासन कर रहे हैं और उसका उद्देश्य क्या है, सामूहिक हित है या फिर व्यक्तिगत हित है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉलो अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम? श्रीलंका, जर्मनी, इटली या फिर फ्रांस। हिंदी में देखते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस देश में अर्धराष्ट्रपति प्रणाली प्रचलित है? श्रीलंका में, जर्मनी में, इटली में या फिर फ्रांस में। तो किस देश में अर्धराष्ट्रपति प्रणाली प्रचलित है? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इटली। क्वेश्चन नंबर 16 है आप लोगों के स्क्रीन पर। हु चैलेंज द एस्टैब्लिश्ड व्यू that in the Great Britain the Conservative Party was elitist and leader dominated, while the Labour Party was characterized by a high measure of internal democracy. Options है रॉबर्ट मिशेल्स, रॉबर्ट मैकेंजी, टॉनी बेन या फिर मोसे ओस्ट्रोगोन्स्की। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है, जल्दी से बताइए। किसने इस स्थापित मत को अस्वीकार किया कि ग्रेट ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी अभिजनवादी है तथा इस पर नेतृत्व का वर्चस्व होता है और लेबर पार्टी आंतरिक लोकतंत्र के उच्च मानदंड वाली पार्टी है? तो ऐसा किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 16 के लिए राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे क्या होगा। रॉबर्ट मिशेल्स होगा, रॉबर्ट मैकेंजी, टॉनी बेन या फिर मोसे ओस्ट्रोगोन्स्की। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? आई होप आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट मैकेंजी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्यूरोक्रेटिक ऑथोरिटेरियनिज्म इज अ वेरिएंट ऑफ मिलिट्री रूल, फासिज्म, कम्युनिज्म या फिर डेस्पोटिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर लिखिए आप लोग, क्या होने वाला है। नौकरशाही सत्तावाद का प्रकार है सैनिक शासन, फासीवाद, साम्यवाद या फिर निरंकुशवाद। तो राइट आंसर इसके लिए बताइए क्या हो सकता है, 1 2 3 4 में से सिलेक्ट करिए। नौकरशाही सत्तावाद का प्रकार क्या है, जल्दी से बताइए इसके लिए राइट आंसर। तो ये है सैनिक शासन, मिलिट्री रूल। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके स्क्रीन पर। Which theory held that as society developed, they would become capitalist democracies, converging around a shared set of values and characteristics? ऑप्शन 1 है डिपेंडेंसी थ्योरी, ऑप्शन 2 है स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी, ऑप्शन 3 है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी और ऑप्शन 4 है पोस्ट मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। तो राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, नहीं बताएंगे अभी क्योंकि अभी हमें हिंदी में क्वेश्चन को देखना है। यह किस सिद्धांत का मत है कि जैसे ही समाज का विकास होगा वह पूंजीपति लोकतंत्र बन जाएगा जिसमें मूल्यों एवं अभिलक्षणों का एक सम्मिलित समुच्चय होगा? आश्रयता सिद्धांत यानी निर्भरता सिद्धांत, ऑप्शन 2 है संरचनात्मक प्रकार्यवाद सिद्धांत, ऑप्शन 3 है आधुनिकीकरण सिद्धांत और ऑप्शन 4 है उत्तर आधुनिकीकरण सिद्धांत। तो किस सिद्धांत का यह मत है कि जैसे ही समाज का विकास होगा वह पूंजीपति लोकतंत्र बन जाएगा जिसमें मूल्यों एवं अभिलक्षणों का एक सम्मिलित समुच्चय होगा? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 आधुनिकीकरण सिद्धांत यानी मॉडर्नाइजेशन थियरी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए था ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। लेजिटिमेशन क्राइसिस एज एन ऑल्टरनेटिव टू बेवेरियन अप्रोच टू लेजिटिमेसी वॉज डेवलप्ड बाय मिलीबैंड एंड स्वीजी, प्लेखनोव एंड लेनिन, केमस एंड साटे, हैबरमास एंड ओफे। तो राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसके लिए।
वैधता के बेबर उपागम के विकल्प के रूप में वैधीकरण संकट विकसित किया गया है। मिलीबैंड और स्वीजी द्वारा, प्लेखानोव और लेनिन द्वारा, कामू और साटे द्वारा, हैबरमास और ओफे द्वारा। तो राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसके लिए। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि हम लोग 2017 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, नवंबर का पेपर 2। इसके बाद हम लोग नवंबर का ही 2017 का पेपर 3 भी सॉल्व करेंगे और भी ईयर्स के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। सेट के पेपर को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अब हम लोग जितने भी पिछले एग्ज़ाम हो चुके हैं पॉलिटिकल साइंस के, उसके पेपर्स को सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग आसानी से एक बेहतर तैयारी कर सकें। अभी तक जो जो हमने पढ़ा उसको अब हम लोग MCQ के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग कितना जान पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस को हम लोग राइट अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि केवल थ्योरी पढ़ने से ही नहीं होगा, हमें प्रैक्टिस भी करनी होगी आंसर देने की। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अब, क्योंकि 1 महीने से भी कम टाइम है, तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स को लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, हैबरमास और ओफे द्वारा वैधता के बेवर उपागम के विकल्प के रूप में वैधीकरण संकट को विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। Who said revolution meant a drastic sudden substitution of one group in charge of the running of a territorial political entity by another? हन्ना आरेंट, थेडस कोपोल, क्रेन ब्रिंटन या फिर हर्बर्ट जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए राइट आंसर आप लोग लिखिए। यह किसने कहा है कि क्रांति का अभिप्राय किसी एक भूभागीय राजनीतिक सत्ता को चलाने वाले किसी प्रभारी समूह का किसी अन्य समूह द्वारा सशक्त आकस्मिक प्रतिस्थापन है? हन्ना आरेंट ने कहा है, थेडस कोपोल ने, क्रेन ब्रिंटन ने या फिर हर्बर्ट जॉनसन ने। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्रेन ब्रिंटन ने ये कहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्रेन ब्रिंटन। क्वेश्चन नंबर 21 है, पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। आपको दिया गया है पूना पैक्ट, 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, स्वराज पार्टी, कम्युनल अवार्ड और नेहरू रिपोर्ट। इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है और कोड में से सही आंसर को चुनना है। तो जल्दी से इसके लिए राइट आंसर आप लोग चुनिए और बताइए क्या होगा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। कुछ समय आपको दिया जाता है ताकि आप लोग कर सकें। तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम लोग हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। तो जल्दी से देखिए हिंदी मीडियम वाले साथी और जल्दी से इसके लिए राइट आंसर बताइए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी आंसर को सिलेक्ट नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके सिलेक्ट करिए और तब आंसर दीजिए। इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले क्या आएगा? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। उसके बाद आएगा नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में पेश की गई थी। फिर आएगा कम्युनल अवार्ड जो कि 16 अगस्त 1932 को हुआ था। उसके बाद आएगा आपका पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। यही 3 ऑप्शन थे जो कंफ्यूज कर सकते थे, क्योंकि अगर सिर्फ आपको ईयर याद होगा और मंथ याद नहीं होगा तो यहाँ पर आंसर गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन 1932 में हुए थे। लेकिन अब इसका आपको मंथ याद होना चाहिए तभी आप कर पाते। तो 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ था? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 17 नवंबर 1932 को।
तो आप किस में कंफ्यूज हो सकते थे, पूना पैक्ट, कम्युनल अवार्ड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो आप लोगों को आज ही ये पूरी डेट याद रखनी है। 16 अगस्त 1932 को क्या हुआ था, 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट और 17 नवंबर 1932 को थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज ग्रुप्स द कैबिनेट मिशन डिड नॉट रिकॉग्नाइज, द मुस्लिम लीग, द कांग्रेस, द सिख्स या फिर द प्रिंस गिल्ड। तो राइट आंसर आप लोग बताइए इसके लिए क्या होगा। हिंदी में भी प्रश्न को देखते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम वाले साथी ने अभी तक आंसर को सिलेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से सिलेक्ट करिए। तो आंसर देखने से पहले आप लोग हिंदी में भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस दल समूह को कैबिनेट मिशन ने मान्यता प्रदान नहीं की है, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सिख या फिर द प्रिंसेस गिल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो कैबिनेट मिशन ने किसे मान्यता प्रदान नहीं की है, ऑप्शन नंबर 3 सिक्स को कैबिनेट मिशन ने मान्यता प्रदान नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following come within the ambit of Article 21 of the Indian Constitution? Right to shelter, right to good roads, right to reputation, right to pure drinking water। तो कोड आपको दिए गए हैं, राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के क्षेत्र में आते हैं, आश्रय का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, ख्याति का अधिकार, शुद्ध पेयजल का अधिकार। तो आपको कूट दिए गए हैं, राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा इसके लिए। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। ये चारों ही अनुच्छेद 21 के क्षेत्राधिकार में आते हैं, आश्रय का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, ख्याति का अधिकार और शुद्ध पेयजल का अधिकार। अनुच्छेद 21 क्या है, जल्दी से आप लोग लिखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके स्क्रीन पर, तो जल्दी से इसके लिए राइट आंसर आप लोग बताएंगे। Which of the following cases reflect on the elements of the basic structure of the Indian Constitution? Choose correct answer from the code given below. Indira Nehru Gandhi versus Raj Narayan, Keswanand Bharati versus State of Kerala, SP Gupta versus Union of India, Minerva Mills versus Union of India। तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो हिंदी में देख लीजिए अब आप लोग। निम्नलिखित में से कौन से मामले भारतीय संविधान को आधारभूत ढांचे के मूल तत्व पर विचार करते हैं। तो कौन कौन से भारतीय संविधान के कौन कौन से मामले हैं जो भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के मूल तत्व पर विचार करते हैं। तो राइट आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, किस किस केस में भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के मूल तत्वों पर विचार किया गया है। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, SP गुप्ता बनाम भारत संघ या फिर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो कौन कौन से केसेस हैं जिनमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर विचार किया गया है, आपको बताना है। तो आई होप आप लोगों ने आंसर को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। ये चारों ही केसेस में भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के मूल तत्वों पर विचार किया गया है। तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी करेंगे। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण केस कब हुआ था, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो ये हुआ था 1975 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब हुआ था,
1973 में। SP गुप्ता बनाम भारत संघ, तो SP गुप्ता बनाम भारत संघ हुआ था आपका 1981 में, और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ हुआ था 1980 में। तो याद कर लीजिए, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण 1975, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में ये केस हुआ था। और इन चारों ही केसेस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर विचार किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप लोग। When were the rules regarding department related parliamentary standing committees made in India? 1977, 1981, 1989, 2010। तो राइट आंसर 25 के लिए आप लोग बताएंगे क्या होगा। हिंदी में देख लीजिए। भारत में विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के बारे में नियम कब बनाए गए थे? 1977 में, 1981 में, 1989 में या फिर 2010 में। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आप सभी लोग जल्दी से आंसर करिए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 1989 में डिपार्टमेंट कमेटी से संबंधित नियम बनाए गए थे। संसदीय स्थायी समितियों के बारे में नियम बनाए गए थे 1989 में। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप लोग करेंगे। Which of the following state has a seat reserved on the basis of religion in the Legislative Assembly? गोवा, मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर या फिर सिक्किम। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? हिंदी में देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है? कौन सी विधानसभा में एक सीट रिलीजन यानी धर्म के आधार पर आरक्षित की गई है? गोवा है, मिजोरम है, जम्मू व कश्मीर है या फिर सिक्किम है। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? ऑप्शन नंबर 4 सिक्किम। सिक्किम में एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित की गई है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपकी स्क्रीन पर। आपको मैच करना है। रोलिंग प्लान किस गवर्नमेंट ने किया है? 20 पॉइंट प्रोग्राम किसने किया है? नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने किया है? और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सॉरी, आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। क्या रोलिंग प्लान नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने किया है? 20 पॉइंट प्रोग्राम कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है? नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन NDA 1 गवर्नमेंट ने किया है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी नरेगा UPA 1 गवर्नमेंट ने किया है? तो कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है वो आपको बताना है। हिंदी में भी आप लोग देखना चाहते हैं तो देखिए और राइट आंसर करिए। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों के स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच यहाँ पर नहीं है। क्या रोलिंग प्लान नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट द्वारा किया गया था? 20 पॉइंट प्रोग्राम कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था? नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन NDA 1 गवर्नमेंट द्वारा लाया गया? नरेगा यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट UPA 1 गवर्नमेंट द्वारा लाया गया? तो कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे आप लोग। हिंदी में भी आप लोग देख लीजिए और बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो आई होप आप लोगों ने अपने आंसर को सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर अभी तक सिलेक्ट नहीं किया है तो आप लोग पॉज करके भी कर सकते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रोलिंग प्लान राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा आयोजित नहीं है। बाकी सभी मैच है। 20 सूत्री कार्यक्रम यानी 20 सूत्री कार्यक्रम कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया। संविधान की पुनरीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग NDA 1 सरकार द्वारा लाया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा UPA 1 गवर्नमेंट द्वारा लाया गया। तो बाकी तीनों मैच है, फर्स्ट ऑप्शन मैच नहीं है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो लोग भी नए जुड़े हैं चैनल के साथ और बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा है तो आप लोग सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और उसके बगल में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर ऐसा निशान आएगा, इसका मतलब है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी वीडियो अपलोड होगी। तो क्वेश्चन नंबर 28, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सरकारिया कमीशन जो कि सेंटर स्टेट रिलेशन से जुड़ी हुई है, इसके सदस्य कौन नहीं थे? जस्टिस RS सरकारिया, GV रामकृष्णा, B शिवरमन या फिर डॉक्टर SR सेन। तो कौन है जो सरकारिया कमीशन के सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन केंद्र राज्य संबंध के विषय में सरकारिया आयोग का सदस्य नहीं था? तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा इसके लिए। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, GV रामकृष्णा सदस्य नहीं थे सरकारिया आयोग के। बाकी तीनों न्यायमूर्ति RS सरकारिया, V शिवरमन और डॉक्टर SR सेन सरकारिया आयोग के सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिंस व्हेन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम अ 3 मेंबर बॉडी, 1989 में, 1990 में, 1993 में या फिर 2001 में। तो कौन से ईयर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI 3 मेंबर बॉडी बनी थी? किस समय से भारत के चुनाव आयोग को 3 सदस्य वाला निकाय बनाया गया? 1989 में, 1990 में, 1993 में या फिर 2001 में? तो राइट आंसर क्या है इसके लिए? ऑप्शन नंबर 3, 1993 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कब से बनाया गया है? 1993 से। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, अरेंज करना है आपको पीजेंट मूवमेंट्स को इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पीजेंट मूवमेंट को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। आपको दिए गए हैं तेभागा, चंपारण, सिंगूर और बारदोली। तो जल्दी से अरेंज करेंगे आप लोग, क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से देखिए और जल्दी से सिलेक्ट करिए। हिंदी मीडियम वाले साथी भी यहीं पर आंसर देने का प्रयास करिए, क्योंकि इसमें आपको बता दिया गया है कि किसान आंदोलन दिए गए हैं, तेभागा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, सिंगूर आंदोलन और बारदोली आंदोलन। आपको इनके घटने के क्रम में यानी जिस वर्ष ये घटित हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको काल क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपको यहाँ पर कूट दिए गए हैं, उसमें से आपको आंसर को सिलेक्ट करना है और आप लोग जल्दी से इसके लिए सिलेक्ट करके आंसर कीजिए। सो आई होप आप लोगों ने अपने आंसर्स को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? ऑप्शन नंबर 2, BDAC, यानी कि सबसे पहले हुआ है आपका चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन आपका कब हुआ है? 1917 में। चंपारण हुआ है 1917 में। इसके बाद आएगा आपका बारदोली आंदोलन जो कि हुआ है 1928 यानी 1928 में। उसके बाद होता है आपका तेभागा आंदोलन जो कि हुआ है 1946 यानी 1946 में। और सबसे लास्ट में आएगा आपका सिंगूर आंदोलन जो कि 2006 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या हुआ, चंपारण आंदोलन 1917 में, उसके बाद बारदोली 1928 में, तेभागा 1946 में और सिंगूर 2006 में। तो BDAC राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आप लोग याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। उसके बाद बारदोली आंदोलन हुआ था 1928 में, उसके बाद तेभागा आंदोलन 1946 में और फिर लास्ट में सिंगूर आंदोलन 2006 में। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज द प्रीकर्सर ऑफ द इकोलॉजिकल अप्रोच? क्लासिकल अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, सिस्टम अप्रोच या फिर बिहेवियरल अप्रोच? तो राइट आंसर क्या है इसके लिए? हिंदी में देखिए प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी उपागम का पूर्ववर्ती है? परंपरागत उपागम, मानव संबंध उपागम, व्यवस्था उपागम या फिर व्यवहारवादी उपागम? तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए राइट आंसर आप लोग लिखिए क्या होगा, कौन है पारिस्थितिकी उपागम का पूर्ववर्ती यानी प्रीकर्सर? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर 3, व्यवस्था उपागम यानी सिस्टम अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 32, मैचिंग का है, आपको मैच करना है। लिस्ट 1 में आपको थ्योरी दी गई है और लिस्ट 2 में आपको उनसे जुड़े हुए थिंकर्स दिए गए हैं। तो क्लासिकल थ्योरी से कौन जुड़े हुए हैं, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से कौन जुड़े हुए हैं, डिसीजन मेकिंग थ्योरी से कौन जुड़े हैं और पब्लिक चॉइस थ्योरी से कौन जुड़े हुए हैं? तो जल्दी से इसके लिए राइट आंसर आप लोग कूट में से चयन करिए। कोड आपके सामने है। तो आई होप आप लोगों ने अपने आंसर को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो अभी हम लोग हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। परंपरागत सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत, निर्णय निर्माण सिद्धांत और लोक वरण सिद्धांत, लोक चयन सिद्धांत। आप लोग यहाँ पर सोचिए, पब्लिक चॉइस थ्योरी यानी लोक चयन सिद्धांत। तो राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। तो परंपरागत सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी आंसर करिए। परंपरागत सिद्धांत से कौन जुड़े हुए हैं, हेनरी फेयोल। आप लोग भी लिखिए आंसर। मानव संबंध सिद्धांत यानी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से कौन जुड़े हुए हैं, एल्टन मेयो। निर्णय निर्माण सिद्धांत यानी डिसीजन मेकिंग थ्योरी से कौन जुड़े हुए हैं, आपके हर्बर्ट साइमन। और लोक चयन सिद्धांत यानी पब्लिक चॉइस थ्योरी से जुड़े हुए हैं वी ओस्ट्रोम। तो आप लोगों को याद रखना है। तो ए का सेकंड ऑप्शन आपको किस किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में और ऑप्शन नंबर 4 में। बी का देखिए फर्स्ट ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो बस हमें सेकंड और 4 में ही देखना है क्योंकि फर्स्ट और थर्ड को हमने एलिमिनेट कर दिया है। तो बी में थर्ड ऑप्शन दिख रहा है और सेकंड ऑप्शन में बी में थर्ड दिया गया है और फोर्थ में फर्स्ट दिया गया है। तो हमें बी में फर्स्ट चाहिए था जो कि सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 4। परंपरागत सिद्धांत से जुड़े हुए हैं हेनरी फेयोल, मानव संबंध सिद्धांत से एल्टन मेयो, निर्णय निर्माण सिद्धांत से हर्बर्ट साइमन और लोक चयन सिद्धांत से वी ओस्ट्रोम। तो आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्पेसिफाइड 6 क्वालिटीज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर। एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर के लिए 6 क्वालिटीज़ किसने बताई हैं और ये 6 क्वालिटीज़ क्या क्या थी, फिजिकल, मेंटल, मोरल, जनरल, एजुकेशन, स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। 6 क्वालिटीज़ बताई गई हैं, फिजिकल, मेंटल, मोरल, जनरल एजुकेशन, स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर में होनी चाहिए, ऐसा किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आप लोग राइट आंसर बताएंगे। आप लोग हिंदी में भी प्रश्न को देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए। किसने किसी प्रशासक प्रबंधक की 6 विशेषताएं विनिर्दिष्ट की हैं? शारीरिक,
मानसिक, नैतिक, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट ज्ञान और अनुभव। तो ये 6 विशेषताएं होनी चाहिए किसी भी प्रशासक या प्रबंधक में। ऐसा किस ने कहा है? फियोल ने, गुलिक ने, उर्विक ने या फिर फॉलेट ने? तो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 फियोल। फियोल ने ये 6 कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं किसी भी मैनेजर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर में ये 6 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिलरी एजेंसी? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ होम, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या फिर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो इसमें से कौन सी ऑक्सिलरी एजेंसी है? हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सहायक एजेंसी का एक उदाहरण है? रक्षा विभाग, गृह विभाग, प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर लोक निर्माण विभाग? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? सहायक एजेंसी कौन सी है इनमें से? ऑप्शन नंबर 4 लोक निर्माण विभाग। क्वेश्चन नंबर 35, which one of the following types of bureaucracy tend to exhibit a bias toward party interest? Caste bureaucracy, patronage bureaucracy, guardian bureaucracy, ruling bureaucracy? हिंदी में देखिए, नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार दलगत हितों के प्रति पूर्वाग्रह दर्शाता है? जाति नौकरशाही, संरक्षण नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही या फिर सत्ताधारी नौकरशाही? तो इनमें से कौन सा प्रकार है नौकरशाही का जो दलगत हितों के प्रति पूर्वाग्रह दर्शाता है? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 संरक्षण नौकरशाही यानी पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों के स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर इसके लिए करेंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द आरटीआई एक्ट? तो आरटीआई एक्ट में से किसको एक्सक्लूड किया गया है, यानी उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी आरएडब्ल्यू, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी पीएमओ। तो किसको एक्सक्लूड किया गया है आरटीआई एक्ट से? निम्नलिखित में से किन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है? तो आप लोगों को इसके कूट में से आंसर देना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, प्रधानमंत्री कार्यालय। तो आपको यहाँ पर कूट दिया गया है, यहाँ से आप लोग आंसर करेंगे। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ध्यान से करिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए, बी एंड सी। किस किस को सूचना के अधिकार अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है? तो सीबीआई, रो यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी या कमीशंस रेकमेंड दैट द फाइनेंशियल ईयर शुड बी फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर? तो किस समिति या कमिटी ने ये कहा है कि वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होना चाहिए? जैसा कि आप लोग अभी जानते हैं कि हमारा वित्तीय वर्ष कब से होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो कौन सी समिति है जो ये कह रही है कि वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होना चाहिए? तो 37 के लिए आप लोग राइट आंसर बताएंगे क्या होगा? क्या ये एल.के. झा कमेटी है, सरकारिया कमीशन है, 6th पे कमीशन है या फिर 2nd एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है? तो क्वेश्चन नंबर 37 के लिए राइट आंसर क्या है? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? हिंदी में भी आप लोग, हिंदी वाले मीडियम वाले भी जितने साथी हैं वो लोग भी आंसर करेंगे, क्योंकि इसको मैंने हिंदी में आपको बता दिया है क्वेश्चन को कि कौन सी समिति है जो वित्तीय वर्ष को 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होना चाहिए ऐसी सिफारिश कर रही है।
तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 LK झा कमेटी। LK झा समिति ने कहा था कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक वित्तीय वर्ष होना चाहिए। कौन सी समिति थी? LK झा समिति। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रिपेयर्स फ्यूचर रिक्रूट फॉर द पब्लिक सर्विस? इनफॉर्मल ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग, प्री एंट्री ट्रेनिंग या फिर पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग? तो क्वेश्चन नंबर 38 राइट आंसर क्या होगा? देखिए हिंदी में भी प्रश्न को आप लोग, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा लोक सेवा हेतु भावी भर्ती किए जाने वालों को तैयार किया जाता है? अनौपचारिक प्रशिक्षण द्वारा, औपचारिक प्रशिक्षण द्वारा, प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण द्वारा या फिर प्रवेश पश्चात प्रशिक्षण द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 38 राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, यानी कि प्री एंट्री ट्रेनिंग। राइट आंसर क्या है? प्री एंट्री ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC? ऑप्शन ए है इट वॉज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द संथानम कमिटी। ऑप्शन बी है इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ऑप्शन सी है इट इज़ अ मल्टी मेंबर कमीशन और ऑप्शन डी है इट एक्सरसाइजेस सुपरिटेंडेंस ओवर द वर्किंग ऑफ द CBI। और आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है कोड में से। तो राइट आंसर क्या होगा? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? आप लोग जल्दी से आंसर करिए इसके लिए। तो देखते हैं हिंदी में भी प्रश्न को एक बार। निम्नलिखित में से कौन से कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही हैं? इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। यह एक सांविधिक निकाय है। यह अनेक सदस्यों वाला एक आयोग है। यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के कार्य का पर्यवेक्षण करता है, यानी उसका निरीक्षण करता है, उसके ऊपर परीक्षण करता है उसका। आपको सामने कूट दिए गए हैं, आपको सही आंसर को सिलेक्ट करना है। तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 39 के लिए? ऑप्शन नंबर 4। ये सारे ही स्टेटमेंट CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमेटी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही हैं कि इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी संवैधानिक निकाय है। यह अनेक सदस्यों वाला एक निकाय है। यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। तो ये चारों ही ऑप्शन सही है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 40 है आप लोगों के सामने असर्शन और रीजन से। द एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द consolidated fund of the India is not subject to the vote of parliament. It is in the nature of obligatory payment. तो राइट आंसर क्या है? कोड में से आप लोग राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। क्या दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है? क्या दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन गलत है? A सही है, R फॉल्स है, A फॉल्स है, R सही है। तो राइट आंसर क्या है? हिंदी में देखिए प्रश्न को आप लोग। अभिकथन दिया गया है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संसद के मत के अध्ययन नहीं है। इसका स्वरूप बाध्य कर भुगतान का है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। A और R दोनों सही है, यानी असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और R एक ही सही स्पष्टीकरण भी है, यानी कि सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। जो रीजन है वो स्टेटमेंट को सही रूप से एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गेम थियोरी यूटिलाइज टू एनालाइज strategic interaction among decision makers? Mathematics and region, region and logic, logic and rationalities, मैथमेटिक्स एंड लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 41 राइट आंसर क्या होगा? हिंदी में देखिए प्रश्न को।
निम्नलिखित में से वह कौन सा समुच्चय है जिसका उपयोग खेल सिद्धांत यानी गेम थ्योरी में निर्णय करने वालों के बीच रणनीतिक संवाद का विश्लेषण करने हेतु किया जाता है? गणित और कारण, कारण और तर्क, तर्क और युक्ति मूलकता, गणित और तर्क। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 42 राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41 के लिए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 41 के लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 तर्क और युक्ति मूलकता, रीजन एंड रैशनैलिटी, लॉजिक एंड रैशनैलिटी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 42, consider the following statement with regard to MTCR. China is not a member of MTCR. India is a member of MTCR. Aims at restricting complete rocket system. Pakistan is the member of MTCR. और आपको यहाँ पर कोड दिए गए हैं, तो कोड में से आप लोग राइट आंसर को सिलेक्ट करेंगे। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर, आप लोग जल्दी से बताएंगे। और लास्ट में आप लोगों को बताना है कि आपने आज कितने करेक्ट आंसर इस पेपर में किए हैं। हिंदी में देखिए प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 42, MTCR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चीन MTCR का सदस्य नहीं है, भारत MTCR का सदस्य है, इसका लक्ष्य पूर्ण रॉकेट प्रणाली को सीमित करना है, पाकिस्तान MTCR का सदस्य है। तो क्वेश्चन नंबर 42 राइट आंसर क्या है? कूट में से आप लोग को सही आंसर का चयन करना है, तो जल्दी से चयन कीजिए और बताइए क्या होगा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ABC स्टेटमेंट सही है। चीन MTCR का सदस्य नहीं है, भारत MTCR का सदस्य है, इसका लक्ष्य पूर्ण रॉकेट प्रणाली को सीमित करना है, पाकिस्तान MTCR का सदस्य है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो चीन भी नहीं है और पाकिस्तान भी नहीं है। ABC स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, डी स्टेटमेंट गलत है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ जस्ट वॉर? तो जस्ट वॉर का इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? बी ऑथराइज्ड बाय अ सॉवरेन प्रिंस, बी प्रोपोर्शनेट, बी परस्यूड फॉर जस्ट इंटेंट, बी अनडिक्लेयर्ड। तो कौन सा है जो जस्ट वॉर के लिए क्राइटेरिया नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 43 के लिए राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। निम्न में से कौन सा न्याय युद्ध का एक मापदंड नहीं है? संप्रभु राजकुमार द्वारा अधिकृत होना, आनुपातिक होना, न्याय संगत उद्देश्य के लिए किया जाना, अघोषित होना। तो क्वेश्चन नंबर 43 के लिए राइट आंसर क्या है? कौन सा है जो जस्ट वॉर के लिए क्राइटेरिया यानी मापदंड नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अघोषित होना जस्ट वॉर के लिए एक मापदंड नहीं है। अनडिक्लेयर्ड होना एक जस्ट वॉर का मापदंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, whose presidency in America was marked by war on terrorism? War or terrorism? George H.W. Bush, George W. Bush Jr., Bill Clinton, Barack Obama। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए राइट आंसर क्या है? अमेरिका में किस राष्ट्रपति के कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है? जॉर्ज H.W. बुश, जॉर्ज W. बुश जूनियर, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा। तो राइट आंसर क्या है? किसके कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर 2, जॉर्ज W. बुश जूनियर के कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, a unipolar condition to which George W. Bush Jr. referred as a balance of power that favors security, cooperation, peace या फिर freedom। एक ध्रुवीय स्थिति
जिसका उल्लेख जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने शक्ति के संतुलन के रूप में किया है, जो हिमायती है, सुरक्षा का, सहयोग का, शांति का या फिर स्वतंत्रता का। तो राइट आंसर क्या है इसके लिए? ऑप्शन नंबर 4 स्वतंत्रता का। क्वेश्चन नंबर 46 मैच करना है आपको। बुक्स दी गई हैं, ऑथर्स दिए गए हैं। एंड्रू लिंकलेटर की बुक कौन सी है, एफ क्लार्क की बुक कौन सी है, केनेथ ओए की बुक कौन सी है और जे टिकनर की बुक कौन सी है। हिंदी मीडियम साथी भी बुक्स को इंग्लिश में ही यहाँ पर करिए। तो राइट आंसर आप लोग जल्दी से कोड में से चयन कीजिए इसका और बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। एंड्रू लिंकलेटर की बुक कौन सी है, एफ क्लार्क की बुक कौन सी है, केनेथ ओए की बुक कौन सी है और जे टिकनर की बुक कौन सी है। हम लोग के पास बस 4 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो हम लोग 2017 का पेपर 2 कंप्लीट कर पाएंगे और इसके बाद हम लोग 2017 का ही नवंबर का पेपर 3 भी सॉल्व करेंगे। एंड्रू लिंकलेटर की बुक कौन सी है इनमें से, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो एंड्रू लिंकलेटर की पुस्तक है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। एफ क्लार्क की पुस्तक का नाम है हेजेमनी इन इंटरनेशनल स्टडीज। केनेथ ओए की पुस्तक का नाम है कॉपरेशन अंडर अनार्की और जे ए टिकनर की पुस्तक का नाम है जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा चेक करते हैं। ए का सेकंड ऑप्शन आप लोग को किस किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 एंड 3। बी का फोर्थ ऑप्शन किस में दिख रहा है, ओनली ऑप्शन नंबर 3। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। एंड्रू लिंकलेटर की पुस्तक का नाम है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। एफ क्लार्क की पुस्तक का नाम है हेजेमनी इन इंटरनेशनल स्टडीज। केनेथ ओए की पुस्तक का नाम है कॉपरेशन अंडर अनार्की और जे ए टिकनर की पुस्तक का नाम है जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 47 असर्शन एंड रीजन। असर्शन है आपके सामने, इंडिया इज सीकिंग परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ। इंडिया इज अ न्यूक्लियर पावर। तो जल्दी से बताइए इसके लिए राइट आंसर क्या है 1 2 3 4 में से। क्वेश्चन नंबर 47 हिंदी में देखिए। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है। तर्क दिया गया है भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। तो क्वेश्चन नंबर 47 के लिए राइट आंसर आप लोग बताइए क्या है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है, तो यहाँ पर अभिकथन सही है। भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनना चाहता है, तो ये भी सही है, लेकिन जो तर्क है वो अभिकथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है, सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 मैच करना है आपको। निक्सन डॉक्ट्रिन, कैनेडी डॉक्ट्रिन, रीगन डॉक्ट्रिन एंड क्लिंटन डॉक्ट्रिन। तो जल्दी से करिए, आपके पास कुछ समय का टाइम है। हिंदी में देखिए प्रश्न को। तो निक्सन सिद्धांत क्या बोलता है, मित्र राष्ट्रों के साथ भागीदारी द्वारा शांति का प्रयास। कैनेडी सिद्धांत लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों के प्रति विदेश नीति की पहल की गई। रीगन सिद्धांत गुरिल्ला विरोधी आंदोलनों का समर्थन किया गया और क्लिंटन सिद्धांत नरसंहार रोकने हेतु हस्तक्षेप किया गया। तो ए का सेकंड ऑप्शन किस में है, ओनली 1 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। इंग्लिश में भी देख लीजिए। निक्सन डॉक्ट्रिन परस्यूट ऑफ पीस थ्रू अ पार्टनरशिप विद allies। Kennedy doctrine, foreign policy initiatives towards
लैटिन अमेरिका। रीगन डॉक्ट्रिन सपोर्ट टू एंटी गुरिल्ला मूवमेंट। क्लिंटन डॉक्ट्रिन इंटरवेंशन टू प्रिवेंट जीनोसाइड। क्वेश्चन नंबर 49, consider the following statements with regard to non-aligned movement. Julius Nyerere was one of the founding members of NAM. India hosted 7th NAM Summit. The 17th NAM Summit was held in Venezuela. The headquarters of NAM is in Belgrade. कूट आपके सामने है, कोड आपके सामने दिए गए हैं, तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। हिंदी में प्रश्न आपके सामने है। निर्गुट आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूलियस न्येरे निर्गुट आंदोलन के एक संस्थापक सदस्य थे। भारत ने 7वीं नैम शिखर बैठक की मेजबानी की थी। 17वीं नैम शिखर बैठक वेनेजुएला में आयोजित की गई थी। नैम का मुख्यालय बेलग्रेड में है। और आपके सामने कूट दिए गए हैं, कौन कौन से यहाँ पर कथन सही हैं आपको बताना है। तो क्या जूलियस न्येरे निर्गुट आंदोलन नैम के एक संस्थापक सदस्य थे? तो नहीं थे, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। भारत ने 7वीं नैम शिखर बैठक की आयोजन की थी, बैठक की मेजबानी की थी, तो ये सही है। 17वीं नैम शिखर बैठक वेनेजुएला में आयोजित की गई थी, तो ये भी सही है। नैम का मुख्यालय क्या बेलग्रेड में है? तो ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि बेलग्रेड में क्या हुआ था, 1961 में पहला सम्मेलन हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन का, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बी और सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ए और डी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस क्वेश्चन पेपर का। Which one of the following is not part of 3 pillars of R2P, responsibility to protect? If a state fails to protect its population, international community take collective action in accordance with the UN Charter. It is a state's responsibility to protect its population from 4 mass atrocity crimes. It is the responsibility of international community to protect people from crime against humanity. International community's responsibility to assist individual state in meeting the responsibility. तो क्वेश्चन नंबर 50 और शुड बी द राइट आंसर। इंग्लिश मीडियम के साथी जितने भी जुड़े हुए हैं वो लोग पहले आंसर कीजिए। तो अब हम लोग हिंदी में प्रश्न को देखते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक आंसर को सिलेक्ट नहीं किया है तो आप लोग सिलेक्ट करिए पॉज करके, और अभी हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन R2P यानी संरक्षण का दायित्व के 3 स्तंभों का भाग नहीं है? यदि राज्य अपनी जनसंख्या को संरक्षण प्रदान करने में विफल रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार सामूहिक कार्रवाई करेगा। ऑप्शन 2 है, यह राज्य का दायित्व है कि वह अपनी जनसंख्या को 4 सामूहिक अत्याचार अपराधों से संरक्षण प्रदान करे। ऑप्शन 3 है, यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य है कि वह मानवता के विरुद्ध अपराधों से जनता को संरक्षण प्रदान करे। ऑप्शन 4 है, प्रत्येक राज्य के दायित्व के निर्वहन में उसकी सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दायित्व है। तो कौन से 3 स्तंभ के भाग हैं और एक नहीं है, आपको बताना है कौन सा एक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य है कि मानवता के विरुद्ध अपराधों से जनता का संरक्षण प्रदान करे। ये R2P का भाग नहीं है। बाकी के 3 भाग हैं। यदि राज्य अपनी जनसंख्या को संरक्षण प्रदान करने में विफल रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सामूहिक कार्रवाई करेगा। यह राज्य का दायित्व है कि अपनी जनसंख्या को 4 सामूहिक अत्याचारों अपराधों से संरक्षण प्रदान करे। प्रत्येक राज्य के दायित्व के निर्वहन में उसकी सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दायित्व। तो ये 3 R2P के 3 स्तंभ हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर है, क्योंकि ये इसका भाग नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3।
अब आप लोगों को बताना है कि आज के इस क्वेश्चन पेपर में आपने कितने राइट अटैम्प्ट किए हैं और आपने कितने सही आंसर किए हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग 2017 का ही नवंबर का पेपर 3 सॉल्व करने वाले हैं। ये हमने पेपर 2 सॉल्व किया है और हम लोग पेपर 3 सॉल्व करेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में हम कई पेपर्स को अब सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एक, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नए वीडियो में। अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और जुड़ा करिए आप लोग लाइव सेशन से, प्रीमियर सेशन से, और लाइव चैट में आप लोग आंसर किया करिए। तो मिलेंगे नए वीडियो में नए जोश के साथ। तो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।